नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में हम पटना कलम के बारे में जानेंगे, जो 65वीं बीपीएससी मेंस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि 64वीं मेंस में आपका मौर्य कला आ चुका है। इसलिए 65वीं के लिए पटना कलम का आना तय माना जा रहा है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस लेक्चर की शुरुआत हम इसके बैकग्राउंड यानी पृष्ठभूमि जानने से करेंगे। इस पेंटिंग की शुरुआत 18वीं से 20वीं सदी के दौरान बिहार में हुई थी। इसे हम मुग़ल शैली की एक शाखा के रूप में देखते हैं, क्योंकि इसकी नींव मुग़ल शैली के चित्रकारों ने रखी थी। इस पेंटिंग का मुख्य केंद्र था पटना, दानापुर और आरा, जो कि बिहार में स्थित शहरों के नाम हैं। अब हम कुछ और बिंदुओं को देखते हैं, जैसे कि औरंगजेब की कला में अरुचि। औरंगजेब जो मुग़ल सम्राट था, उसे कला में थोड़ी सी भी दिलचस्पी नहीं थी। वो इसे पैसों की बर्बादी समझता था। 1707 के बाद मुग़ल साम्राज्य की गिरावट ने दरबारी कलाकारों को नए संरक्षकों की तलाश में दिल्ली छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। मतलब जब 1707 में मुग़ल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, तो मुग़ल साम्राज्य का पतन होना स्टार्ट हो जाता है, जिससे दरबारी कलाकारों को नए संरक्षकों की तलाश में दिल्ली छोड़ना पड़ता है। और हमारा अगला बिंदु है औरंगजेब के समय हिंदू कलाकारों का अभियोजन मतलब होता प्रोसिक्यूशन। उन्हें बहुत प्रताड़ित किया जाता था औरंगजेब के समय में, जिसकी वजह से उन्हें दिल्ली को छोड़ना पड़ा। हमारा अगला बिंदु है मुग़ल दरबार के कलाकारों ने संरक्षकों की तलाश में मुर्शिदाबाद की ओर अपनी यात्रा शुरू की। मुर्शिदाबाद बंगाल में पड़ता था, तो सबसे पहले कलाकार जो थे मुर्शिदाबाद गए। लेकिन मुर्शिदाबाद में राजनीतिक अस्थिरता ने इन कलाकारों को बेहतर अवसर की तलाश में पटना की ओर बढ़ने के लिए मजबूर कर दिया। मतलब ये हुआ कि मुर्शिदाबाद, जो कि बंगाल में पड़ता है, वहाँ पर स्थिरता नहीं थी राजनीतिक रूप से, क्योंकि वहाँ पर पलासी की लड़ाई, बक्सर की लड़ाई, ये सब लड़ाइयाँ होती रहती थी। इस वजह से जो कलाकार थे वो पटना की ओर आने लगे। अब हम फीचर्स यानी गुण जानेंगे पटना कलम के। मतलब पटना कलम में क्या विशेषताएं थी, अब हम जानेंगे। सबसे पहली विशेषता थी कि इनका प्रकृति बहुत ही सरल था। इस स्कूल की पेंटिंग स्पष्ट और सजीव थी। जैसे कि इस पिक्चर में देख सकते हैं, इसमें कोई भी छुपी हुई बात नहीं है, केवल और केवल एक सपेरे की पिक्चर है। इसमें आपको कोई भी छुपी हुई बात नहीं मिलेगी। एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, एकदम सिंपल, एकदम क्लियर। इसमें जैसे कि आपने ऐसे पिक्चर्स देखे होंगे जिसमें दो पिक्चर दिखाई देती है, पर ये आपको वैसी पिक्चर नहीं है। इसमें आप आसानी से सब्जेक्ट को पहचान सकते हैं। हमारा अगला बिंदु है मुग़ल और पहाड़ी चित्रों से प्रभावित उनमें जड़ के कारण। मतलब ये है, ये जो स्टाइल है ये मुग़ल से प्रभावित थी। आप जानते हैं कि किस तरह से मुग़ल कलाकारों ने इस शैली की नींव रखी थी, और पहाड़ी शैली जो थी उसने मुग़ल शैली को विकसित किया था। तो सबसे पहले पहाड़ी से विकसित हुई मुग़ल शैली, और मुग़ल शैली से विकसित हुई पटना कलम। और पश्चिमी शैली से भी प्रभावित, इसलिए यह देसी और विदेशी तत्वों का संलयन है। पश्चिमी तत्वों से कैसे प्रभावित हुई, क्योंकि इसके ज़्यादातर कस्टमर जो थे वो अंग्रेज हुआ करते थे, जिसकी वजह से इसमें विदेशियों के भी तत्व मिलते हैं। इस शैली के विषय मुग़ल शैली से बिल्कुल अलग थे। जहां मुग़ल शैली में हंटिंग के दृश्य मतलब शिकार के दृश्य ज़्यादा दिखाई जाते थे, वहीं पे यहाँ पर आपका लोकल फेस्टिवल मतलब स्थानीय त्योहारों को महत्व दिया जाता था। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं कि कैसे होली मनाई जा रही है। सेरेमनीज मतलब समारोह, बाजार दृश्य, लोहार, नाई, मोची, पत्थर काटने वाला, पेडलर, पंछी इत्यादि इस पेंटिंग के मुख्य विषय हुआ करते थे। अब हम इस पेंटिंग की शैली को देखते हैं। सबसे पहला है हल्के रंग के नमूने। जो भी स्केच हुआ करते थे वो बहुत ही हल्के रंग से बनाए जाते थे। हमारा अगला पॉइंट है जीवन जैसा प्रतिनिधित्व। मतलब ये था कि जो भी इसमें पेंटिंग बनाई जाती थी एकदम लिविंग रहती थी। जैसे कि आपने देखे होंगे भगवान की प्रतिमाएं,
तो एकदम वो परफेक्ट बनाई जाती हैं, उनमें कोई भी दोष नहीं होता है। लेकिन इस पेंटिंग में बहुत सारी आपको दोस्त मिल सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप इस आदमी का फ़ोटो देखिए, इसके पैर को देखिए, यहाँ पर आपको थोड़े बहुत मसल्स दिख रहे हैं जो कि निकले हुए हैं बाहर की तरफ, इसकी झुर्रियाँ देखिए यहाँ पर सिर के पास। तो ये सब इस पेंटिंग की खासियतें हैं। हमारा अगला पॉइंट है पृष्ठभूमि में पेंट का उपयोग नहीं। जो भी बैकग्राउंड होता था एकदम सादा होता था, उसमें कोई पेंटिंग नहीं होती थी और विषय वस्तु पर ध्यान केंद्रित जो भी फोकस था वो हमारा सब्जेक्ट पे होता था और हमारे सब्जेक्ट की नुकीली नाक होती थी। इस पेंटिंग की अगली खासियत है बड़ी मूछें। आपने पेंटिंग में देखी अभी कि किस तरह से सपेरे की मूछें बड़ी बड़ी हैं। और अगला है हमारा धंसा और गहरी आँखें। जो भी आँखें थी वो एकदम लगता था कि जैसे धंसी हुई है अंदर की तरफ। हमारा अगला पॉइंट है पेंसिल का उपयोग कर चित्र के समुच्चय को चित्रित करने के बाद फिर सीधे पेंटिंग किया जाता था, इसलिए इसे कजली शैली भी कहते हैं। मतलब ये है कि पेंटिंग से पहले बाउंड्री बना लिए, उसके बाद सीधे उसमें रंग भरना स्टार्ट कर देते थे। अब हम इस पेंटिंग में प्रयोग किए गए रंगों के बारे में जानते हैं। तो ये रंग लाते थे पौधों से, छाल से, फूलों से और धातुओं से, और ये उन्हें लोकली मतलब अपने ही देश में बनाते थे। अब हम इस पेंटिंग में प्रयोग होने वाले ब्रश के बारे में जानते हैं। तो ब्रश जो होते थे वो बने होते थे जानवरों के फर से, लेकिन ज़्यादातर गिलहरी की पूंछ से। हमारा अगला बिंदु है कागज़ और कैनवस जिसके ऊपर पेंटिंग होती है। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये एक कैनवस है। तो कैनवस बना होता था कागज़ से, अभ्रक से, चमड़ा से और हाथी दांत चादरों से, जो हस्त निर्मित मतलब हाथ से बनाई होती थी। कागज़ को चमकाने के लिए उसे विट्रियोल और अरारोट के साथ ट्रीट किया जाता था ताकि उसमें शाइनिंग बनी रहे, और ये एक संरक्षक के रूप में भी काम करता था। मतलब ये पेंटिंग लंबे समय तक खराब नहीं होती थी। अब हम इस पेंटिंग में गिरावट के कारणों को जानेंगे। तो सबसे पहला है सरकार से संरक्षण की कमी। सरकार जो थी उस समय की, वो इस पेंटिंग की संरक्षण पर ध्यान नहीं दिया उसने। और दूसरा पॉइंट ये है कि ग्राहकों से मांग में कमी, तो इसकी डिमांड जो है काफ़ी कम हो गई थी। और तीसरी पॉइंट ये है कि मधुबनी पेंटिंग से प्रतियोगिता, मतलब इसका कंपटीशन जो था मधुबनी पेंटिंग से होने लगा था। और चौथा पॉइंट ये है कि फ़ोटोग्राफी का आगमन, मतलब फ़ोटोग्राफी जो है स्टार्ट हो गया था, इस वजह से इसकी डिमांड और ज़्यादा कम हो गई। और अब हम निष्कर्ष यानी कंक्लूज़न देखते हैं। हालांकि अंतिम कलाकार ईश्वरी प्रसाद वर्मा की मृत्यु के साथ कला का यह रूप समाप्त हो गया, लेकिन चित्रकला के इस रूप ने कई कलाकारों को प्रेरित किया है। तो इसके ख़त्म होने के बाद भी कई लोग इससे प्रेरणा लेकर चित्रकार बनते हैं आज की डेट में भी, और कई लोगों द्वारा प्रशंसा मिला है। लोग आज भी इसकी तारीफ़ें करते हैं, लेकिन अभी भी इसकी उचित पावती प्राप्त नहीं हुई है। उचित पावती प्राप्त नहीं होने का मतलब है कि जितना इसे ख्याति मिलनी चाहिए थी उतनी मिली नहीं है। हमारा अगला बिंदु है डॉक्टर अब्दुल हैदी ने इस पर मतलब पटना कलम पर एक किताब लिखी है। बिहार सरकार ने इस विषय के साथ 2010 में एक वार्षिक कैलेंडर प्रकाशित किया था। और हमारा आखिरी बिंदु है इसकी विरासत को संग्रहालयों में देखी जा सकती है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इन पॉइंट्स की मदद से आप एक बहुत ही अच्छा आंसर लिख सकते हैं पटना कलम के ऊपर। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस टॉपिक को इंग्लिश में भी एक्सप्लेन करूं तो कृपया मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए।